अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ओमिशन ऑफ एंटीसीडेंट फॉर द रिलेटिव प्रोनाउंस। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर से हम रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को रिमूव कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो antecedent of the relative pronouns was omitted sometimes in older English। जी, तो पहली बात तो ये है कि relative pronoun का जो antecedent है ये हम रिमूव करते हैं। ये ओल्डर इंग्लिश में ऐसा होता था, मतलब मॉडर्न इंग्लिश जो है, आजकल की जो बोलचाल है, आजकल की जो लैंग्वेज है इंग्लिश की, उसमें ऐसा नहीं होता या बहुत कम होता है, तकरीबन ना होने के बराबर है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि ओल्डर इंग्लिश में ऐसा होता था कि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को रिमूव कर दिया जाता था। एंटीसीडेंट क्या होता है? यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन फिक्रे में मौजूद पहले से जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है जिसकी तरफ ये रिफर कर रहा होता है, जिसकी तरफ ये रिलेट कर रहा होता है, उसे हम उस पर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये आजकल यूज तो नहीं होता इस तरह से, कोई स्ट्रक्चर नहीं होती मोस्टली कि हम एंटीसीडेंट को ख़त्म कर दें सेंटेंस में, लेकिन ओल्डर इंग्लिश में होती थी। तो ये वीडियो बनाने का या आपको ये बताने का मकसद ये है कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन बेहतर हो सके। हो सकता है कि आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं तो वहाँ पे कोई पैसेज है इस तरह से आएगा जो कि ओल्डर इंग्लिश में से उठा कर दिया गया है और वहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है अगर सेंटेंस में, तो आपको सेंटेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक तरीके से हो सके, आप उसे मिस परसीव ना करें, आप उसे गलत ना समझ लें। तो जी, तो इसमें हम एग्जांपल के तौर पर सेंटेंस को देखते हैं। ये एक हमारे पास सेंटेंस है, हु वर्क्स हार्ड अचीव्स सक्सेस। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है हु, तो इसका मतलब है यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज भी है, मेन क्लॉज भी है। तो आपने इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि वो वाले सेंटेंस जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं है उसकी स्ट्रक्चर भी जो है इन्वर्ट हुई होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, नॉर्मल जो हमारा रिलेटिव क्लॉज वाला सेंटेंस होता है उसमें हमने यही स्ट्रक्चर अभी तक ऑब्जर्व किया है कि पहले मेन क्लॉज का एक हिस्सा होता है, फिर रिलेटिव क्लॉज होती है, रिलेटिव क्लॉज के बाद फिर जो है मेन क्लॉज का रिमेनिंग पार्ट होता है, या एटलीस्ट इस तरह से होता है कि मेन क्लॉज पहले होगी और रिलेटिव क्लॉज जो है वो बाद में होगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। अब इसमें इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपकी रिलेटिव क्लॉज जो है सेंटेंस में पहले आती है और आपकी जो मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है वो सेंटेंस में आखिर में आ रही होती है। अब देखें, हु वर्क्स हार्ड अचीव्स सक्सेस, ये सेंटेंस है। यहाँ पे आपको ये नहीं पता चल रहा कि जो हु है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट कर रहा है। तो जिस चीज को वो रिलेट कर रहा है वो मेंशन नहीं है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो किसको मेंशन कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट क्या है? देखिए, वर्क्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो वर्क्स जो है इसका मतलब ये है कि ये वर्ब के जो वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो नाउन सिंगुलर है जिसकी तरफ जो है हु रिलेट कर रहा है। तो इट मींस एक बात तो हमें पता चल गई कि वो ही है या वो शी है, ठीक है। अच्छा जी, अब यानी ही या शी है, दीज या दोज नहीं है, सिंगुलर है जी। दूसरी बात यह है कि अब हमने ये देखना है कि इनमें मेन क्लॉज कौन सी है और रिलेटिव क्लॉज कौन सी है। देखिए, नॉर्मल अगर एंटीसीडेंट के साथ इस सेंटेंस को लिखें तो वो सेंटेंस इस तरह से होगा, ही अचीव्स सक्सेस हु वर्क्स हार्ड, ठीक है। ये अचीव सक्सेस जो है ये आपकी मेन क्लॉज है और इसके साथ आना था ही, यानी एंटीसीडेंट जो है आपको पता है वो मेन क्लॉज के साथ होता है। तो यहाँ पे ही अचीव सक्सेस हु वर्क्स हार्ड, नॉर्मल सेंटेंस ये होना था, लेकिन चूंकि हमने जो है वो अचीव्स के साथ ही जो है यानी जो एंटीसीडेंट था मेन क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन का उसको रिमूव कर दिया है, इसलिए फिर इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी कि आपका जो रिलेटिव क्लॉज है वो पहले आ जाएगा और आपका जो है मेन क्लॉज वो बाद में चला जाएगा। इसको फिर समझें, नॉर्मली ये सेंटेंस इस तरह से होना था, ही अचीव्स सक्सेस हु वर्क्स हार्ड। तो अब ये सेंटेंस जो है क्योंकि उसका एंटीसीडेंट हमने रिमूव किया तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, हु वर्क्स हार्ड आगे लगा दिया अचीव्स सक्सेस। तो आप इसको, ये जो हु है ये एम्प्लॉय कर रहा है, इसके एम्प्लॉयड मीनिंग में आप जाएं अगर, तो आप इसी तरतीब में इसको समझ सकते हैं। आप बस ये समझिए कि ये जो ही यहाँ पे लगाना था वो हु से पहले लगा दिया है, ठीक है।
लगाना नहीं है, जस्ट आपने अपने जहन में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इमेजिन कर लेना है कि ये सेंटेंस इस तरह से होगा, ही हु वर्क्स हार्ड अचीव सक्सेस, यानी कि जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है। तो सेंस कंप्लीट है। तो अब इसके बजाय अगर इस तरह से लिखा हुआ है हु वर्क्स हार्ड अचीव सक्सेस, तो इससे भी मीनिंग हमारी समझ में आ रहा है कि यानी ये जनरल सेंस में बात की गई है कि जो भी मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, हु लव अदर्स स्टे हैप्पी। अब इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि ये हु जो है यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके एंटीसीडेंट जो है सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेस नहीं है। और आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट मेन क्लॉज में होगा, तो मेन क्लॉज उसमें से कौन सी बन रही है, स्टे हैप्पी मेन क्लॉज है। ये नॉर्मली सेंटेंस इस तरह से होना था, दोज स्टे हैप्पी, दोज स्टे हैप्पी हु लव अदर्स। अब दोज किस तरह से हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे लव है। अगर लव जो होता है तो उसका मतलब है ही या शी है, जो एंटीसीडेंट है, जो नाउन है। अब यहाँ पे लव है, इसका मतलब है हु का जो एंटीसीडेंट है वो प्लूरल है, दोज होगा। तो लिहाजा नॉर्मली ये सेंटेंस इस तरह से होना था, दो स्टे हैप्पी, ये मेन क्लॉज होनी थी, दो स्टे हैप्पी हु लव अदर्स, ये रिलेटिव क्लॉज होनी थी। लेकिन चूंकि हमने मेन क्लॉज में से एंटीसीडेंट को रिमूव कर दिया है, तो फिर मेन क्लॉज बाद में आ जाएगी, रिलेटिव क्लॉज पहले आ जाएगी। तो आपने इमेजिन कर लेना कि ये सेंटेंस की सेंस इस तरह से बन रही है, दोज हु लव अदर्स स्टे हैप्पी, जो दूसरों से मोहब्बत करते हैं वो खुश रहते हैं। तो अब हमने दोज नहीं लगाया, ना ही हमने जो एंटीसीडेंट को एक्सप्रेस किया है, तो सिंपली हम इस तरह से लिख देंगे हु लव अदर्स स्टे हैप्पी। तो सेंस कंप्लीट हो रही है, जो दूसरों से मोहब्बत रखते हैं वो खुश रहते हैं। तो बगैर एंटीसीडेंट के भी बात बन रही है, लेकिन मोस्टली ऐसा ओल्डर इंग्लिश में होता है। whom the god loves die young। हाँ जी, अब इसमें भी ऐसे ही है कि whom जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किससे रिलेट कर रहा है, एंटीसीडेंट जो है मेन क्लास में होगा लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। अब ये भी जरा समझ लें आपके एंटीसीडेंट जो है मेन क्लास कौन सा है। देखिए ये नॉर्मली सेंटेंस होना था, those die young, those die young whom the god loves, यानी कि ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। तो ये those die young whom the god loves, वो जल्दी मर जाते हैं जिनसे अल्लाह पाक जो है वो मोहब्बत रखते हैं। तो यहाँ पे अब हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म whom है, तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि those होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है whom the god loves die young, तो die का वर्ड है, ठीक है ना। अब ये loves जो है ये तो गॉड के लिए आ गया। अब यहाँ पे die लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इससे पहले जो नाउन है वो सिंगुलर है, ठीक है। अगर डाइज होता, सॉरी प्लूरल है, अगर ये डाइज होता तो फिर ये होना था whom the god loves, ठीक है। तो ये फिर he dies या she dies होना था। अब यहाँ पे सिंपली डाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है, एक्सप्रेस नहीं हुआ। नॉर्मली ये सेंटेंस इस तरह से होना था, दोज डाई यंग whom the god loves, लेकिन चूंकि अब एक्सप्रेस नहीं हुआ वो एंटीसीडेंट मेन क्लॉज में, तो इसलिए फिर हम रिलेटिव क्लॉज को पहले ले आए हैं, उसको बाद में ले आए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये सेंटेंस इस तरह से, those whom the god loves die young। तो इसके बजाय अगर हम इस तरह से लिख देंगे whom the god loves die young, जिनसे अल्लाह पाक मोहब्बत रखते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। तो ये सेंटेंस क्लियर है, एंटीसीडेंट के बाद बगैर भी जो मैसेज है वो पूरा कन्वे हो रहा है, मीनिंग इसके क्लियर है, तो इसलिए बगैर एंटीसीडेंट की भी बात बन सकती है। नेक्स्ट है who live for others live forever, बिल्कुल ये भी इसी तरह है। अब यहाँ पे इसका मतलब है ये who जिस क्लॉज के साथ है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जिस क्लॉज के साथ लगा हुआ है वो रिलेटिव क्लॉज है। तो इसका मतलब अगर ये रिलेटिव क्लॉज है तो मेन क्लॉज ये है लिव फॉर एवर। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट किस में होता है, मेन क्लॉज में होता है। तो मेन क्लॉज ये है। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट होना चाहिए था, नहीं है, इसका मतलब है यहाँ से ओमिट किया गया है। अब ये लिव है तो इसका मतलब है नाउन जो है यानी जो एंटीसीडेंट है वो जो है वो प्लूरल फॉर्म में। अगर लिव्स होता तो ही या शी होना था, अब प्लूरल है तो दोज आ गया। तो दोज, अच्छा, तो नॉर्मली ये सेंटेंस होना था दोज लिव फॉर एवर हु लिव फॉर अदर्स, लेकिन चूंकि हमने एंटीसीडेंट को रिमूव कर दिया है मेन क्लॉज में, इसलिए रिलेटिव क्लॉज पहले आ गई और आपकी मेन क्लॉज बाद में चलेगी। तो आप इस सेंटेंस को इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह से होगा, दोज हु लिव फॉर अदर्स लिव फॉर एवर। तो हम यहाँ पे दोज जो है वो नहीं लिख रहे, हम डायरेक्टली जो है बगैर इसके एंटीसीडेंट के बगैर जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं सेंटेंस को, हु लिव फॉर अदर्स लिव फॉर एवर, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा जीते हैं। तो सेंटेंस का मैसेज जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है, कन्वे हो रहा है, और सेंस भी सेंटेंस की कंप्लीट है। तो इसका मतलब है एंटीसीडेंट के बगैर भी हमें समझ आ रही है।
तो इस तरह से जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जो है उसको ओमिट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के कंटेंट की अगर बात करें तो वो इतना ही था, यानी ये कॉन्सेप्ट जो है इसको मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब जो पुराने व्यूवर्स हैं वो वीडियो को क्लोज कर सकते हैं। नए व्यूवर्स के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन चल रहा है। प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को हम एक्चुअल में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, अभी हमारा चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन का जो ये काइंड है रिलेटिव प्रोनाउन, ये सबसे मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स भी है और ये थोड़ी सी बड़ी भी है और मेजर पोर्शन है प्रोनाउन का। तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में और जिसको यूज करने में स्टूडेंट्स बहुत सी गलतियां करते हैं। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जब स्टूडेंट्स को पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज समझ में आ जाए तो समझ लें उनको इंग्लिश में लिखना और पढ़ना आ गया। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है, एक टॉपिक में इसको कवर नहीं किया जा सकता। इसको मुकम्मल तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए मुझे इसे 15 वीडियोस में ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। उसकी वजह भी ये है कि मेरी आदत है कि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाता हूँ। एक वीडियो में जो चीज़ आपको समझेंगे वो अगली वीडियो में आपको काम आएगी। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के लिए इसको 15 वीडियोस में सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको काम करते हुए लेबोरियस फील नहीं होगा, बोझलपन नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं लगेंगी चीज़ें। आप सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप जो गैर महसूस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को, रिलेटिव प्रोनाउन को समझते रहेंगे। तो इस सिलसिले में जो पहली वीडियो है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कि होता क्या है। सेकंड वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन की डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया गया। थर्ड वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज एंड हुम, इनका यानी कंपैरिजन करवाया गया कि हु कहाँ पे यूज होता है, हुम कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन दोनों के यूज में, कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट्स यूज करते हुए इनको। चौथी वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन जो है विच का यूज जो है समझाया गया है। अब नेक्स्ट यानी ऑनवर्ड जो है वो इंडिविजुअल रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर जो है हर एक के ऊपर सेपरेट वीडियो बनानी पड़ी है। विच के बाद जो फिफ्थ वीडियो है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट को डिस्कस किया गया कि उसको कैसे यूज करना है। सिक्स्थ वीडियो के अंदर रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज के डिफरेंस को डिटेल में समझाया गया, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। रिलेटिव प्रोनाउन के यूज को आप समझ नहीं सकते जब तक आपको रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज के डिफरेंस की समझ नहीं आती। उसके बाद सेवंथ वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड दैट के यूज को कंपेयर किया गया कि विच कहाँ पे यूज करना है, दैट कहाँ पे यूज करना है। हु एंड हुम की तरह विच एंड दैट को यूज करने में भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील होता है, तो इसलिए वो बड़ी डिटेल में क्लियर किया गया इस कॉन्सेप्ट को। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट को जो है डिस्कस किया गया वो कैसे यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये समझा है कि जो वर्ड एज है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे यूज करते हैं। वीडियो नंबर 10 के अंदर हमने जो है ये समझा है कि वर्ड बट को हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर किन सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। वीडियो नंबर 11 जो है इस सिलसिले में, उसमें हमने ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हमने वो सिचुएशंस डिस्कस की हैं कि जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव कर सकते हैं सेंटेंस में। अब ये 12th पार्ट है। 12th पार्ट में हमने ये समझा है कि ये समझने की कोशिश की है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है उसको सेंटेंस में कैसे रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट जो 13th पार्ट है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसकी पोजीशन जो है वो क्या होती है, ठीक है, यानी किस तरह से वो सेंटेंस के अंदर उसको डिफरेंट पोजीशन में वो फॉल करता है। इसके अलावा जो आखिरी वीडियो है उसमें कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये तकरीबन 15 वीडियोस बन जाती हैं, तकरीबन नहीं एग्जैक्टली 15 वीडियोस बनती हैं टेक्स्ट वीडियोस रिलेटिव प्रोनाउन की। और उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियोस हैं एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो है, ताकि जो कुछ आपने सीखा है उसकी आपकी असेसमेंट भी हो जाए और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस से ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपकी राइटिंग के अंदर, आपकी जो बोलचाल है उसके अंदर आएंगे। तो प्रैक्टिस मटेरियल भी है। तो ये टोटल 15 से 20 वीडियोज़ हैं। अगर तो आप सिर्फ ये सीखना चाह रहे थे कि जो है रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है उसको कैसे रिमूव किया जाता है सेंटेंस में, तो मेरा ख्याल है इस वीडियो में मैंने जितनी डिटेल में आपको ये टॉपिक समझा दिया है। मजीद आपको इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। लेकिन अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक को समझना चाहते हैं अगर अच्छी तरह से, तो ये सारी की सारी वीडियोस जो है आपको देखना पड़ेंगी। जॉब थोड़ी सी हैक्टिक जरूर है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा ये टॉपिक भी इस तरह का ही है। और मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी भी होती हैं, तादाद में भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह यह है कि मैं जिस टॉपिक को उठाता हूँ उसको मुकम्मल जो है वो स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाता हूँ, ताकि उसमें किसी किस्म की कोई बात, कोई चीज़, कोई कन्फ्यूजन रह ना जाए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। आप कम वीडियोस की तरफ जाएंगे या शॉर्ट मवाद की तरफ जाएंगे, शॉर्टकट तलाश करेंगे, लेकिन आपका टाइम उसमें ज़्यादा यूटिलाइज होगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ इंग्लिश के ऊपर, तो मैं डिफरेंट चैनल्स को भी स्टडी करता हूँ, डिफरेंट बुक्स को भी स्टडी करता हूँ। तो एक बुक को या एक चैनल के ऊपर जाने से टॉपिक कवर नहीं होता, वो हमें डिफरेंट चैनल्स को देखना पड़ता है, डिफरेंट
बुक्स को स्टडी करना पड़ता है, तो वो उसमें ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होता है। तो जो टाइम आपका यूटिलाइज होना था वो मैंने आपका टाइम सेव करवाने के लिए वो रिसर्च मैंने कर रखी है, तो आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। आप जो वीडियो उठाएंगे इंशाल्लाह उसको, उस टॉपिक को, यानी जो भी टॉपिक आप मेरे चैनल पे आके इसको समझेंगे, तो उसको जब आप वीडियो देख लेंगे, उस टॉपिक से रेलेवेंट वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ीद इसको कहीं और से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा। और फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी हैं और करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइजेज भी आपको सॉल्व करवाएगी। तो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल जो है वो लर्निंग होगी आपकी, जो भी आप टॉपिक जो है लेंगे सीखने के लिए। तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये सारी वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी और इसे आपने पसंद भी किया होगा, और बाकी वीडियो जो हैं उससे भी आप भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद होंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।